मेरी शादी को 6-7 महीने हुए थे। उस टाइम पे उस हैवान ने मुझे जानवरों की तरह नोच खाया था। हरकतें उसकी पहले भी थी, लेकिन वो 3 दिन मैं अपनी जिंदगी के कभी नहीं भूल पाऊंगी। वैसे तो उसकी डेली की हरकतें थी, लेकिन उन 3 दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि इसने मुझे नोच नोच के मतलब ऐसी जगह से ज्यादा नोचा जो कि मैं किसी को दिखा भी ना सकूं। मेरा देवर ऊपर से आया और मेरी बेटी को मेरे हाथ से छीन लिया, जो कि सिर्फ 9-10 दिन की थी। मेरे हाथ से छीन लिया। मैं मेरी बेटी के लिए तड़प रही हूँ, मेरी बेटी दो, मेरी बेटी दो। और वो दोनों बहन भाई ये कह रहे हैं कि ये हमारा खून है, तेरे को जाना है तो निकल, इसको हम नहीं देंगे, ये हमारा खून है। उधर मेरा भाई खड़ा खड़ा कह रहा है कि तू मेरे साथ चल। भाई कैसे चलूं, मेरी बेटी। भाई ऐसे नहीं जा सकती, मेरी बेटी चाहिए। 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। उसी 4 तारीख को हमें ये पता चलता है कि मेरे पापा को कैंसर है। हेलो जी, राम राम सभी को। मैं प्रियंका धारीवाल हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। और भाई हम 4 बहन भाई हैं। 2 बहनों की शादी मेरे से कई साल पहले हो चुकी है, और मैं और मेरे भाई, हम दोनों की शादी हुई थी। 1-2 दिन का गैप था। 31 जनवरी 2013 को मेरी शादी थी। तो भाई जब मेरी शादी हुई उस टाइम पे मेरे पापा ने जैसे रिश्ता कहीं देखने नहीं गए थे कि भाई देखने गए, घर परिवार की लड़कियां थी, उन्होंने मेरा रिश्ता करवाया था। और मेरे पापा ने बिना जांच पड़ताल किए, जैसे कि मेरे पापा थे, जैसे खुद थे वैसे ही सबको मानते थे कि भाई चलिए बता रहे हैं तो सच ही होगा। और कहते हैं कि रिश्ता तो करवाने से होता है, तो उन्होंने रिश्ता बताया। और मेरे पापा देखने जरूर गए थे पर कोई छानबीन नहीं की। तो जब देखने गए लड़के को तो उन्होंने बताया था 10वीं पास है और 20,000 मंथली कमा लेता है, और किराया आता है यही 50,000 किराया बताया था उन्होंने। लेकिन जब मेरी शादी हुई उसके बाद मुझे पता चलता है कि वो एक तो अंगूठा छाप है, मतलब बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं, स्कूल के तो दर्शन ही नहीं किए बंदे ने। और किराया भी जहाँ 50 बताया था वहां 19-20 हजार के करीब करीब आता था, वो भी मेरे ससुर लेते थे। और शादी हो गई। शादी के बाद जैसे ही मैं जाती हूँ, हालांकि उनकी उसकी हरकतें कुछ पहले सामने आई थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए। और फिर भी गांव में ये सोचते हैं कि एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है अगर शादी के 1 दिन पहले कुछ ऐसा पता चले कि लड़का उस पर शक कर रहा है। मेरी बात हो रही थी उस टाइम पे, लेकिन मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी। शादी के 1 दिन पहले मेहंदी लग रही थी। उस टाइम पे उसका फोन आता है, तो मेरे चाचा के लड़के ने फोन उठाया। बोले कि मेरे चाचा के लड़के को इतना पता नहीं था कि भाई अगले का माइंड सेट कैसा है, क्या सोचेगा। तो उन्होंने बोला अभी प्रियंका बिजी है और आप थोड़ी देर में कॉल करना। बस उसको तो यही हो गया कि तेरा फोन कैसे, मतलब तो तेरे को किसी ने ऐसे कैसे बोल दिया। उसी टाइम पे वो आग बबूला हो गया और मेरे को खरी खोटी सुनाने लग गया उसी टाइम पे। तेरी हिम्मत कैसे हो गई, कौन था ये, तेरा क्या लगता है, ये वो। तो उस टाइम पे एक तरफ तो सर्दी का टाइम था, 31 जनवरी, उस टाइम पे बहुत सर्दी पड़ती है, ऊपर से मेहंदी, और ऊपर से ऐसी जब बात हो जाए तो लड़की के लिए घबराहट बनी जाती है। मैं थर थर कांपू थी। देखने वाली लेडीज गीत गीत चल रहे थे उस टाइम पे, मतलब मैं बिल्कुल कांप रही थी। तो मैंने मेरी मम्मी को बताया, मम्मी ऐसे ऐसी बात है। तो मम्मी ने बात की, हाँ बताओ क्या हो गया। तो बोला कि ये कौन था, इसकी हिम्मत कैसे हो गई। तब उस टाइम पे उसका चेहरा सामने आ गया था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। उस टाइम उसने गलती मान ली। मम्मी बोली तेरी अभी ये हरकतें हैं, बाद में तू क्या करेगा। तो उस टाइम पे तो उसने गलती मान ली। पर ठीक है, उसने गलती मान ली, हमने माफ कर दिया था। और इस बात को हमने ज्यादा आगे बढ़ाया भी नहीं। शादी हो गई। शादी के बाद जब मैं शादी के दूसरे दिन जब मैं ऊपर, हमारा रूम था, मैं बैठी थी, तो हरकतें तो उनकी दूसरे दिन ही पता चलने लग गई थी। क्योंकि जब मेरे ससुर दिन में भी पी रखी थी तब भी आवाजें आ रही थी, लेकिन जब शाम को ये 8 साढ़े 8 का टाइम होगा और मैं ऊपर थी, उस टाइम पे मेरे ससुर गाली गलौज गंदी गंदी कर रहे थे। और मेरे सामने म्यूजिक चला दिया जाता ताकि मैं उसकी ये हरकतें सुन ना पाऊं। तो भाई उस टाइम पे फिर मेरे सामने जब म्यूजिक चला दिया तो मुझे इतना ये तो पता था हाँ नीचे कुछ चल रहा है। तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा, जब मैं बाहर वॉशरूम के लिए निकली तो मैंने देखा जाल से कि मेरे ससुर नाली में लौट के आया है ड्रिंक करके,
और गाली गलौज कर रहा है, यहाँ पे मतलब पैंट वैंट सब फटी हुई है। तो ये चीजें मेरे सामने आ चुकी थी, लेकिन फिर भी ना तो मेरे पास कोई फोन था और ना ही मैं जब घर आई तो मैंने इस बात का जिक्र किया, क्योंकि मेरे को ये था कि चलो भाई ठीक है, बेटे की शादी थी, खुशी में पी ली होगी, हो जाता है भाई ऐसा, तो अक्सर कई बार बेटे की शादी में पी लेते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आगे चल के सारा सब कुछ ऐसे होने वाला है। तो ऐसे ही चलता रहा। वो डेली ड्रिंक करते थे, लेकिन उस टाइम पे मेरे सामने इनकी सबकी सच्चाई सामने नहीं आई थी। तो शादी के 2 महीने बाद मुझे पता चलता है, मैं अपने मायके से आ रही थी, मुझे पता चलता है कि ये एक भी क्लास मतलब स्कूल के दर्शन ही नहीं किए, ये पढ़ा नहीं है। और वो पता भी यूं चला कि ये मेरे से बोर्ड पढ़वा रहा था। जब मैं अपने मायके से ससुराल आती थी, बोर्ड पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है, तो मुझे लगा ये मजाक कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम घर तक पहुंचे, इसने खोल के रख दिया था कि भाई मैं एक दिन भी स्कूल नहीं गया। मुझे इस बात का इतना दुख हुआ था, मैं 2 रातें दिन में भी मतलब मेरी आंख सूज गई थी रो रो के। हालांकि मैंने मेरे पापा को ये बोला था कि मुझे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, 8वीं या 10वीं पास हो चलेगा, गांव का नाम पढ़ ले, अपना नाम पढ़ ले, इतना चलेगा। उसका रीजन ये था कि हालांकि मैंने ग्रेजुएशन बीए पास कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं क्यों कह रही थी कि भाई मुझे ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बचपन से ही थोड़ी सी आईज में ये जो पलक है ये बड़ी थी। हालांकि ये कोई ज्यादा बड़ी कमी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि जब स्कूल में बच्चे मुझे बोलते थे मुझे फील होता था। तो फिर मुझे ये था कि भाई कल को मुझे ताने ना मिले, और मैंने ये भी बोल दिया था कि सामने वाले को बता देना कि भाई ऐसे ऐसे आंख में थोड़ी सी पलक बड़ी है, बता भी दी थी। उसके बाद भी जो है मुझे पता चला कि वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, दुख हुआ। फिर भी मैंने सोचा चलो भाई, हमारी मम्मी कौन सी पढ़ी लिखी थी, फिर भी गुजारा किया, मेरे पापा के साथ अपना घर बसाया, बच्चे बच्चे सब मैनेज किए। ये सोच के मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं संभाल लूंगी। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीते। उस घटिया इंसान ने मतलब तब तक तो खाली ये था कि चलो पढ़ा लिखा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जाहिल पढ़े लिखे ऐसे भी होते हैं जो पता भी नहीं चलता कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, मैनर्स देखा जाता है, लेकिन उसने अपना अनपढ़ता मेरे सामने साबित कर दी। मेरी शादी को 6-7 महीने हुए थे उस टाइम पे, उस हैवान ने मुझे जानवरों की तरह नोच खाया था। हरकतें उसकी पहले भी थी, लेकिन वो 3 दिन मैं अपनी जिंदगी के कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो 3 दिन मेरे ऐसे निकले थे, मैंने एक एक पल ऐसे काटा था। गर्मियों के दिन थे, लेकिन उनके घर में एसी था, मुझे एसी की आदत नहीं थी। हमारे यहाँ तो कूलर होता था, वो भी एक टाइम के बाद सुबह के टाइम बंद कर दिया जाता था, इतनी ठंड रहती थी, गाँव का माहौल था। लेकिन यहाँ पे एसी चलता था, मुझे आदत नहीं थी, ब्लैंकेट भी रखती थी फिर भी। तो उन वैसे तो उसकी डेली की हरकतें थी, लेकिन उन 3 दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि इसने मुझे नोच नोच के मतलब ऐसी जगह से ज्यादा नोचा जो कि मैं किसी को दिखा भी ना सकूं। जिन्होंने रिश्ता करवाया वो घर पे आई थी, वो सूट वगैरह फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं ना पहनाने के लिए, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ हरकत की है, मैं क्या करूं। मैंने तब भी अपने मायके में नहीं बताई ये बातें, तो क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती थी। मेरी जो दीदी है उनके घर में भी दरअसल मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए थे, तो वो दोनों एक ही साथ एक ही घर में परेशानियों में, मतलब कि कुछ है ऐसा जो कि भाई मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरे एक जीजा जी एक्सपायर होने के बाद। ये एक झटका छोटा नहीं होता है, तो कुछ रहा सहा। एक और बड़ा कारण था, वो भी मैं बताऊंगी। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा परेशान हो। मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला ठीक है हम डांटेंगे इसको, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो उनके यहाँ से मतलब रिश्ते में भाभियां लगती थी, मेरी दीदी लगती थी घर परिवार से, तो उन्होंने बोला हम डांटेंगे इसको, लेकिन उन्होंने कुछ ना बोला। फिर उसकी यही हरकतें दूसरे दिन भी रही। दूसरे दिन मैंने मेरी सास को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, मेरी सास ने भी इस चीज को नहीं, वो कुछ कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मेरी सास ना उस टाइम पे मेरे ससुर थे नहीं, वो कावड़ लेने गए हुए थे। और मेरी सास की इतनी चलती नहीं थी, गाली गलौज तो वो उनको भी कर देती थी, लेकिन इतनी चलती नहीं थी। तो थोड़ा बहुत समझाया पर वो नहीं मानना। ब्लैंकेट मुझे दिया नहीं, यहाँ तक कि मेरे जो भी कपड़े थे उन पे अलमारी में ताला लगा दिया, और जो मेरे कपड़े थे जो मैं पहन रही थी उनको फाड़ दिया। वो एक जिद या सनकी वाली बात थी, ऐसे कुछ मिल तो जाता नहीं है करने से, लेकिन वो उसके दिमाग में सनक शुरू दिन से है। ये बात उसके घर वाले भी जानते हैं कि जब ये अपनी सनक पे आता है ना तो ये किसी की नहीं सुनता। मेरे तन पे तार भी नहीं था, ब्लैंकेट भी ऐसे अपने मतलब हाथों में भींच के लेट गया था, और अलमारी के ताला। तो मैं हाथ जोड़ रही, पैर जोड़ रही, मेरे कपड़े दे दो, मेरे कपड़े दे दो, लेकिन उसने कपड़े नहीं दिए। सुबह 4 बजे तक मैं
अलमारी के पास सिमटी बैठी रही, उसने कोई कपड़ा नहीं दिया। वो सिर्फ इसलिए कि भाई मैं खुद से उसके हाथ पैर जोड़ूं। मैंने जोड़े भी लेकिन उसने नहीं दिए। वो सो गया, वो 4 बजे तक सोया। उसको पता है 5 बजे ये नीचे जाएगी और फिर तेरी सच्चाई सबके सामने आएगी। उसने 4:30 बजे के करीब मेरे कपड़े फेंक दिए मेरी तरफ, चाबी फेंक दी, मतलब कि पहन ले। मैं वो कपड़े पहन के नीचे चली गई। मैंने मेरी सास को बताई जो भी बातें थी। मेरी सास ने दिन में उसको थोड़ा बहुत डांटा। अब वही तीसरी रात, 2 रातों से वो मुझे पहले ही परेशान कर रहा था, तीसरी रात, उस रात मैंने मेरी सास को ये बोल दिया था, या तो आप कुछ करो नहीं तो मैं फिर अपने मायके बताऊंगी। मेरी सास ने बोला कि तेरे पापा को आ जाने दो, फिर बतवा, मतलब उनको बोलूंगी, वही इसको डांटेगा। तो वो कावड़ लेने गए थे, वो आए नहीं थे, तो मेरी सास ने बोला तू मेरे पास सो जा। मैं नीचे ही सो गई उनके पास, लेकिन सोने नहीं दिया। कभी लाइट कट कर रहा है, कभी कुछ कट कर रहा है, तो कभी जाल में से पानी फेंक रहा है, ऐसे करके उसने परेशान किया। हार थक के मुझे वापस उसी रूम में जाना पड़ा। दूसरे दिन सुबह मैंने मेरे भाई को बुला दिया। मेरी सास ने बोला भी कि रहने दे। मैंने बोला गारंटी ले लो, मैं रुक जाऊंगी। लेकिन मेरी सास ने ये नहीं बोला कि भाई मेरे कहने से मान, क्योंकि पता था ये सन के मानेगा नहीं। मैं चली गई। घर जाने के बाद मैंने 1 महीना वेट किया कि वो आएगा, गलती मानेगा। नहीं मानी। ऊपर से मुझे पता चला कि उन लोगों ने मेरे बारे में ये बात फैला रखी है, खासतौर पे मेरी ननद ने और सास ने, कि ना ये लड़के को हाथ नहीं लगाने दे रही थी, इसलिए जो है इनके बीच झगड़ा हुआ था। और ये नहीं बताया कि उसने मुझे जानवरों की तरह नोचा। नील थी वो। जब 1 महीने बाद मैंने वेट किया, मैंने बोला पापा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उस टाइम पे ये रहता था कि अगर लड़की 15 दिन या 20 दिन से ज्यादा मायके में रहे तो आस पड़ोस के लोग ऐसे देखते हैं, पता नहीं इसने कौन सा गुनाह कर दिया। तो मुझे वो चीज फील हो रही थी कि कोई क्या सोचेगा, मैं इतने दिन से यहाँ हूँ, 1 महीना हो गया था, दूसरा चालू हो गया था। तब मैंने मेरे पापा को बोला पापा कुछ ना कुछ करो, ऐसे तो मैं नहीं बैठी रह सकती। तब मेरे पापा ने बिचौलिए के पास फोन किया कि भाई फैसला कर लो। तब उनको हुई खुजली कि अब तो भाई फैसला हो जाएगा, तो पहले ही हमारा तो अनपढ़ है, और अब इस एक बार ही झूठ सास बोल के शादी हुई, दोबारा कैसे होगी। तब वो वहां से भागे। फिर तो वो दूसरे दिन आ गए वहां पे जो भी बातें थी मैंने बताई कि मेरे बारे में तुम लोगों ने क्या क्या बोल रखा है, और वो जो थे वो मैंने दिखाए। जो बिचौलिया था, मेरे ससुर थे, यहाँ से भी 1-2 बंदे इकट्ठे हुए हमारे गांव से भी, तो वो चीज मैंने दिखाई। देखने के बाद वो बोले हाँ गलती तो इसी की है। उसको डांटा भी, लेकिन उस टाइम पे उसने गलती मान ली। फिर क्या था, एक ये होता है कि भाई अब माँ बाप, एक बार मेरे मम्मी पापा ने एक बार तो मुश्किल से शादी की थी कर्जा पानी उठा के, दूसरी बार भी कहाँ से करेंगे। मैं चली गई उनके साथ। हालांकि बदला वो फिर भी नहीं। ये कह देना कि भाई कि ले अब तो अकल, बस थोड़ा सा ये डर था कभी दोबारा चली जाए, 100 में से 10%। मेरी सास दूसरे दिन पूछती है, अब भी कुछ करता है। मैंने बोला कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई है। बोले रहने दे तू झूठ बोल रहा है। फिर मैंने बताना ही छोड़ दिया कि भाड़ में जाए। धीरे धीरे मैं उसको समझाने लगी। मैं इतना समझ चुकी थी कि ये सन की है, मानेगा तो प्यार से, नहीं तो नहीं मानेगा। मैं उसको प्यार से समझाने लगी कि देखो मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, ऐसा नहीं है मैं 1-2 दिन के लिए आई हूँ जो तू मुझे जानवरों की तरह नोचता है। तो धीरे धीरे करके ऐसे मैं उसको समझाने लगी। अभी ससुर का चेहरा सामने इतना आया था कि वो पी के गालियां देता था, सबको देता था। माहौल तो अच्छा नहीं था, पर वो मुझे कुछ नहीं कहते थे। और ये सबसे बड़ी गलती रहती है हम लड़कियों की, कि हम ये सोचते हैं गाली भले ही दे रहा है पर हमको नहीं दे रहा। ये नहीं सोचते ये आज हमको नहीं दे रहा, ये कल को हमको जरूर ये गालियां हमें भी सुननी पड़ेंगी। सास का चेहरा उस टाइम सामने नहीं आया था। ननद हर बार लड़के जाती थी, पर मेरी ये मानना था जब तक हस्बैंड ठीक है। हस्बैंड का ठीक तो क्या था, पर ये था उस टाइम हाथ वाथ नहीं उठाया था, उस टाइम नहीं उठाया था। कुछ दिनों के बाद तो वो भी चालू हो गया। अभी मेरे को दवाई दिलाई जाती है जबरदस्ती प्रेगनेंसी की। उस टाइम मेरे को पीरियड में जैसे कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, ये दिक्कत रहती थी। तो उन्होंने बोला तेरे को आगे ये दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छी जो है दाई है, देसी इलाज करती हैं, तेरे को ये प्रॉब्लम नहीं होगी, तेरे को दवाई दिलाते हैं। दवाई दिलाई, लेकिन बाद में पता चलता है उन्होंने बच्चा होने की दवाई दिलाई है, जल्दी से जल्दी ये माँ बन जाएगी, बच्चा हो जाएगा, तो ये हमारे अनपढ़ बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। नहीं तो अगर एक बार इसने स्टेप उठा लिया, पढ़ी लिखी है, छोड़ के चली जाएगी, तो फिर कौन इससे शादी करेगा। अच्छा, उस टाइम पे उन्होंने दवाई दिलाई। मेरे बेटी जो है, मेरी बेटी है अभी, वो 11वीं साल में है। वो पैदा हुई। जब तक वो पैदा नहीं हुई थी, मैं ये नहीं कहूंगी कि सबके चेहरे सामने आ गए थे, नहीं, लेकिन घर में वही कलेश रहता था, जैसे कि बच्चा घर में आया भी नहीं,
ऑपरेशन के खर्चे नहीं दूंगा, मैं डिलीवरी के खर्चे नहीं दूँ, ये चीजें चल रही क्योंकि हस्बैंड मेरा कमाता नहीं था। बताया तो ये था कि ये 20,000 महीने कमाता, लेकिन जब मैं गई तो वो दिन रात घर में ही पड़ा रहता था। उसका मटका भी मेरे सर फूटता था कि तू नहीं जाने देती। इस बात पे 1-2 बार हमारा झगड़ा भी हुआ और उसने हाथ भी उठाया। यहाँ तक कि मैं गमले जो रखे होते हैं, फ्लावर पॉट जो रखे होते हैं बेड पे, वो भी मेरे सर पे देख के मारा था उसने, क्योंकि मैं ये बोलती थी कमाना तो तेरे को नहीं दिखता, अकेले भाई बाहर निकलूं 2 पैसे कमा के लाऊं, उल्टा मेरे को सुनाते कि तू नहीं जाने देती। तो इस दौरान हमारे झगड़े भी होते थे, लेकिन वो फिर भी नहीं निकला। जब मेरी बेटी हुई तब उसको मैंने थोड़ा एहसास करवाया कि अब हम 2 नहीं है, अब हम 3 हो चुके हैं, अब तो कमाना पड़ेगा। तब जाके वो थोड़ा बहुत बाहर निकलने लगे थे, लेकिन इतना नहीं था। कभी 100 वो बिजली का काम करते थे, कभी 100 ले आए तो कभी 200, तो कभी इस तरह से लेके आते थे। बेटी हो गई, बेटी के होने के बाद ही सबका चेहरा सामने आ गया। जब मेरी बेटी घर में आई, हॉस्पिटल में ही वही बिल पे कि कौन बिल पे करेगा, ये 35,000 लगे थे, कौन देगा। जैसे तैसे करके कुछ मेरी मुंह दिखाई के पैसे बचे हुए थे, वो अरेंज करके हमने वो डिस्चार्ज पेपर बनवाए। घर आई, घर आने के बाद वही ड्रामा चालू हो गया सास का ननद का। ननद ने तो अपना लेने देने में पहले ही दिखा दिया था मेरे को, लेकिन मैं उस चीज को इतना नहीं कहूंगी कि भाई, क्योंकि हो जाती है बहुत सी लेने देने पर। लेकिन सास मेरे सामने ऐसे रहती थी कि बहुत सीधी है। मेरी सास को मेरे को झटका तब लगा जब जापे में उन्होंने मेरे साथ कलेश किया कि तेरे संदूक में कुछ नहीं है, तेरे बेड में कुछ नहीं है, मेरी बेटी क्या लेकर जाएगी। और मेरी ननद ये बोलती है कि तू मेरी मम्मी की इज्जत ना करती। तो मैंने उस टाइम मेरे को इतना झटका लगा, मैं उनको मम्मी सिवाय नहीं बोलती थी, मम्मी जी मम्मी जी। मैंने बोला मम्मी मैं आपकी इज्जत नहीं करती। वो उस टाइम पे मेरी सास ने इतनी गंदी गाली मेरे को दी थी कि मैं यहाँ इस मंच पे बता के अपनी जुबान गंदा नहीं करना चाहूंगी। इतनी गंदी गाली दी थी कि रहन दे, तू क्या मेरी इज्जत करेगी। मैं तो वही ये हो गया था कि मैंने इतना किया। प्रेगनेंसी में मैंने मेरी सास मोच आ गई थी, इतना मेरे को मतलब पेट आ रखा था। उस टाइम पे भी मैंने उनकी इतनी सेवा पानी की थी, क्योंकि मेरे को ये था कि भाई अपने माँ बाप को छोड़ के जब हमें दूसरे माँ बाप मिलते हैं तो ये भी हमारे धर्म के माँ बाप हैं। मैंने बहुत किया है। जीवांशी मेरी बेटी जब मेरे पेट में थी, मेरे ससुर का एक्सीडेंट हुआ है, उनकी टॉयलेट की बोतल तक मैंने डाली है वॉशरूम में। लेकिन इतना करने के बाद भी जब कोई ये बोलता है ना कि तुमने हमारे लिए किया क्या, तुमने क्या हमारी इज्जत की, तो झटका लगता है। उस टाइम पे मेरा पीलिया आना था, हालांकि मेरे साथ 9-10 दिन से यही कलेश चल रहा था। मैं वॉशरूम नीचे था नहीं, तो एक जो सीढ़ियों के नीचे जो एक हल्की सी गली बनी होती है, उसमें मुझे मतलब नहाने के लिए मेरा पानी रख दिया जाता था। उसी में एक छोटी सी वो मतलब लैट्रिन बनी हुई थी। उसमें जाते टाइम ऑपरेशन से हुई थी, तो मेरा पैर भी डल गया था, जो कि आज भी दुखता है। कहते हैं ना कि जापे का तो कभी तक दुखता है चोट लगी हुई। तो मैं गिर भी गई थी। उसी दिन ये बातें चल रही थी, गंदी गंदी गालियां, नंगे खानदान की, गंदे खानदान की। कुछ नहीं है, मेरी बुआ सास जो आ रखी थी उनके सामने बहुत मतलब कुछ भी नहीं है इनके घर में, क्या देखा, जिसमें कि उनका भाई पढ़ा लिखा भी नहीं था और कुछ कमाता भी नहीं था। तब उन माँ बेटियों के इतने नखरे थे। मैं सब सुन रही थी और मैं नहाने की बजाय मैं वहां बैठी बैठी रो रही थी। और उसी दिन मेरा पीलिया आना था। मैं बाहर आई, मेरे पास छोटा जो है फोन था नहीं, उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम मैंने मेरे हस्बैंड आ रखे थे, मैंने उनका फोन लिया। फोन तो मेरे पास जियो का आया है, वो भी जब मेरा बेटा छोटा था 3-4 महीने का। उस टाइम पर मेरे पास कोई फोन नहीं था, तो मैंने मेरे हस्बैंड के फोन से कॉल किया, भाई कहाँ पे हो? तो बोले कि हम रास्ते में हैं। तो मेरे गला जो कि भारी हो रहा था, तो मेरे भाई ने पूछा क्या बात है? मैंने बोला कुछ नहीं, आ जाओ। बोला नहीं कुछ तो बात है। तो मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे सुबह मतलब चल तो मेरे साथ काफी दिन से रहा है, लेकिन आज तो इन्होंने हद ही कर दी, बहुत गंदी गंदी गालियां कि तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है, मेरी बेटी क्या लेकर जाएगी। तो मेरा भाई आया और आने के बाद सीधा मेरे पास गया। उस टाइम मेरे भाई का डिवोर्स हो चुका था। ये चीज मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि जिसके साथ डिवोर्स हुआ, शादी हुई डिवोर्स होया, वो भी आज किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी के घर की इज्जत है। लेकिन किसी कारण से डिवोर्स हुआ और कोर्ट के थ्रू नहीं हुआ, पंचायत के थ्रू हुआ था, हो चुका था। लेकिन उस टाइम पे मेरे भाई जब मेरे पास आया, बोला कि तू चल मेरे साथ चल, क्योंकि वो गंदी गंदी गालियां तब भी दे रही थी। तो मेरे भाई ने बोला कि तू मेरे साथ चल। मैं उठने लगी, क्योंकि मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं नहीं भाई हमसे गलती हो गई, गलती तो मानना छोड़ो, और गंदी गंदी गालियां। जब मैं उठने लगी तो मेरी ननद ने मेरे देवर को बुला लिया ऊपर से। मेरा देवर ऊपर से आया और मेरी बेटी को मेरे हाथ से छीन लिया, जो कि सिर्फ
9-10 दिन की थी, मेरे हाथ से छीन लिया। मैं मेरी बेटी के लिए तड़प रही हूँ, मेरी बेटी दो, मेरी बेटी दो। और वो दोनों बहन भाई ये कह रहे हैं कि ये हमारा खून है, तेरे को जाना है तो निकल, इसको हम नहीं देंगे, ये हमारा खून है। उधर मेरा भाई खड़ा-खड़ा कह रहा है कि तू मेरे साथ चल। भाई कैसे चलूं? मेरी बेटी, भाई ऐसे नहीं जा सकती, मेरी बेटी चाहिए। मैंने मेरी बेटी के लिए स्टेप नहीं लिया जाने का, और नहीं लिया तो सही किया। आज मैं ये बात कहने लायक हूँ, मेरी बेटी को चेहरा दिखाने लायक हूँ कि मैंने उस टाइम पे भी तेरे को नहीं छोड़ा, तो आज तो कहाँ छोड़ूंगी। मेरे भाई को ये सुनाया गया उस टाइम पे, क्योंकि मेरे भाई का डिवोर्स हो चुका था, कि अपना घर तो तूने उजाड़ दिया, मेरे भाई का भी उजाड़ेगा। मेरे भाई को वो चीज फील हो गई। दूसरा ये कि मैं उसके कहने से आई नहीं। क्या मैं गलत थी? मानती हूं, मैं मेरे भाई का साथ उस टाइम पे नहीं दिया, कि मैं उसके साथ नहीं आई, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं गलत तो तब भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक माँ थी। मेरे भाई ने कई दिनों तक ये बात बोली कि तू मेरे साथ नहीं आई, लेकिन आज मेरा भाई ये बोलता है तू अपनी जगह सही थी। कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता। पी लिया, लेना तो क्या, उस टाइम पे भी एक तरफ तो मेरे साथ कलेश हुआ, फिर धीरे धीरे करके जैसे 1-2 लोग बाहर से आए, उन्होंने समझाया कि ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। पीलिए वालों को खाना तक नहीं दिया उन लोगों ने, क्योंकि खाना बना जरूर रखा था, थोड़ा बहुत सब्जी पूरी ये बना रखी थी, मीठे में कुछ नहीं था, बना जरूर रखा था, लेकिन जैसे ही वो बातें सब हुई तो उन्होंने खाने तक के लिए नहीं पूछा। चलो मेरे भाई को नहीं पूछा, और भी आ रखे थे उनको भी नहीं, जो कुछ था मैच पे रख दिया था वही खा के बेचारे, ये सोच के कि भाई हम लड़की वाले हैं, कहीं ना कहीं ये हो जाता कि हम बेटी वाले हैं, खा के वो लोग आ गए। उस टाइम पे भी मेरे ससुर ने इतना कलेश होने के बाद भी ये बोला जा कहाँ रहा है, मान दे। मेरे भाई ने मान निकाल के 2,000 रुपए निकाले उस टाइम पे, बोले 2 नहीं 5 निकाल के दे। मतलब बात पैसों की नहीं है, बात ये है कि एक तरफ इतना कलेश हुआ, वो चीज मैटर नहीं करता, सिर्फ शुरू दिन से ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, हर चीज पे ताना मिलना। मेरे ससुर मुझे अक्सर मतलब पहले मैंने बोला था ना कि गालियां नहीं देते थे, स्टार्ट हो गई बेटी होने के बाद। मेरी बाइक, मतलब बाइक नहीं लाई, मेरी अंगूठी नहीं लाई, कि क्या लेके आई है, मतलब तेरी सास के कान के नहीं लाई। पूरी पूरी रात ऐसे निकल जाती थी। वो जब पीने लगते थे ना तो 1 हफ्ते तक दिन में रात में ऐसे पीते थे। दरवाजे, एक दिन पी के आ गया, डेली का काम था, हम अपने दरवाजे बंद कर लेते थे गाली गलौज के चलते, लात मार मार के दरवाजा खुलवा के, और फिर मैं ऐसे नीचे कोने में बैठ जाती थी, और मेरा देवर उसकी गालियां सुन के, बगल में ही देवर का कमरा था, देवर और हस्बैंड बेड पे बैठ जाते थे बिल्कुल आराम से ऐसे, और मेरे सर पे खड़ा होके मेरे ससुर इतनी गंदी गालियां कि मैं यहाँ पे बताऊं तो बताऊं भी क्या। तेरी माँ को यहाँ बैठा दे, तेरी माँ को यहाँ बैठा दे, तेरी माँ बहन बेटी, मतलब सबकी गालियां, ऊपर से गंदे खानदान की, हमने क्या अपना लड़का बेच दिया, हमने क्या अपना लड़का बेच दिया। मैं सिर्फ इस इंतजार में रहती थी कि कोई तो बोले, कोई तो बोले। मेरी सास खड़ी खड़ी हंसती रहती थी, जिस दिन मेरी बारी आती थी गालियों की, हंसती रहती थी। देवर और हस्बैंड तो बोलता ही नहीं था, हमेशा उसके ये रहे हैं, हमेशा ऐसे हाथ रहे हैं। जब पीलिए के दौरान जापे में मेरे साथ कलेश हुआ, मेरी बेटी को छीना, तब भी मेरा हस्बैंड कोने में बैठा था। मैं ये नहीं कहूंगी उसने मुझे मारा पीटा उस टाइम पे, लेकिन सपोर्ट भी नहीं किया। मेरे देवर की और ननद की इतनी चलती थी कि उन्होंने सब कुछ कर लिया उस दौरान, लेकिन वो बोले तक नहीं। गालियां दे रहा था मेरा ससुर, बैठा बैठा देख रहा था। ये चीजें चल रही थी। दिन में सास गालियां बिना पिए, रात में ससुर गालियां। गालियों की ऐसी आदत हो चुकी थी। टेंशन सिर्फ ये हो रही थी कि अब ये बेटी है, ये हो गई, अब आगे चल के ये भी यही सब सीखेगी। मैंने हाथ जोड़ लिए थे, जो उन्होंने मेरे साथ जापे में किया था ना, मैंने ये हाथ जोड़ लिए थे कि मैं कभी दोबारा बच्चा नहीं करूंगी। क्योंकि दोनों माँ बेटी खाना देने के टाइम पे लड़ती थी। वो कहती थी तू बना दे इसका, तू बना दे इसका, तू बना दे इसका, और जो घर में खाना बनता था वही मेरे को पकड़ा देती थी लास्ट में। मैंने मुश्किल से एक एक दिन ऐसे सर्कल किया और निकाला। मैं घर चली गई। घर जाने के बाद मुझे छोड़ा तो मेरी सास ने 1-1.25 महीने के लिए था, कि कौन करेगा तेरा यहाँ पे, क्योंकि मेरी बेटी जो है रात को जागती थी, दिन में सोती थी। पूरी पूरी रात मैं उसको लेके बैठी रहती थी।
ऑपरेशन थे, ऑपरेशन से हो रखी थी। तो बोली कि हम नहीं करेंगे, इससे अच्छा तो अपने मायके चली जा। मायके भी मुझे हफ्ता या 10 दिन ही हुए थे, लेने पहुंच गया कि मन नहीं लग रहा। मैंने बोला नहीं, मेरे परहेज नहीं होंगे वहां पे, फिर मुझे काम करना पड़ेगा और ऑपरेशन वैसे है, ऊपर से बच्ची को भी रखना। बोले नहीं, मैं काम वाली लगा दूंगा। ले आया। यहाँ आने के बाद काम वाली तो छोड़ो, जब मेरी सास गालियां देने शुरू हुई ना, क्यों आई है, किस लिए आई है, कौन करेगा तेरा, तो कान पे तकिया रख के दोबारा से सो गया, बोला नहीं। फिर मैं भी इतनी थी कि भाई मेरे को सुनने से अच्छा अपना काम कर लो। मैं दूसरे ही दिन झाड़ू पोछा सारे काम में लग गई थी। अब मुझे इंतजार इस चीज का था, जहां मेरा देवर अपनी माँ को ये तक नहीं बोलता था कि मम्मी तू गालियां क्यों देती है इतनी गंदी गंदी, आजकल कोई नहीं सुनता। वहां मेरे को ये हो गया था कि एक बार इसकी शादी हो जाए, फिर पता चले कि भाई कौन सुनेगी। आज के टाइम में जो मैं सुन रही थी ना, कोई नहीं सुनता इतनी गंदी गंदी गालियां मायके के बारे में। और मैं बताती भी नहीं थी, बहुत कम ऐसे चांस रहते थे कि मैं कोई छोटी मोटी बात बता देती। उसमें पता है फिर घर वाले बोलते थे बात करवा। फिर मैं ये सोचती थी कि आपस में ये लड़ेंगे भिड़ेंगे, कल को हम तो एक हो जाएंगे, फिर इनका मनमुटाव हो जाएगा, इसके चलते मैं बताती नहीं थी। देवर की सगाई हुई, शादी हुई, मेरे को ये थी कि चलो या तो वो ही इनको सीधा कर देगी या फिर हम मिलके झेल लेंगे, मैं अकेली क्यों झेलूं। वो आई, इन्होंने सोचा जैसे इसके साथ किया ऐसे ही इसके साथ कर लोगे, कुछ नहीं कहेगी। आते ही मेरे को कम से कम 9 महीने बाद सबकी सच्चाई, मतलब 18 महीने बाद पता चली, जैसे मेरी बेटी हुई। लेकिन उसके साथ तो आते ही शुरू कर दिया इन्होंने। आते के साथ उसके साथ गाली गलौज वही, ससुर पी के और सास बिना पिए। ये चीजें जब मैंने मेरी देवरानी को बताई थी, तो उसको लगा कि पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन जो जो चीजें मैंने उसको बताई थी वो सारी बातें सच निकली, कि ऐसे ऐसे गालियां देंगे और हम ये सोचेंगे सुबह इनके बेटे इसको डांटेंगे कि ले भाई क्यों रात को दारू क्यों पी थी, क्यों बहुओं को गाली दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, वही हुआ। दोनों बेटे आराम से उसको जब गालियां देते थे तो देखते रहते कुछ नहीं बोलते थे। देवरानी ने जब पहली रसोई बनाई आलू के पराठे, मेरी सास ने उसके मुंह पे फेंक दिया कि इसमें आलू नहीं है। मेरी देवरानी ने अपने मम्मी पापा को बुला लिया, भाई को बुला लिया। उस टाइम पे मेरी सास ने मतलब गलती मान ली। देवर कहता है कि ये तो मम्मी में ना थोड़ी बहुत हो जाती है, गुस्सा है, बड़ी वाली ने भी तो झेला है। उस टाइम पे मैंने बोला आज बड़ी वाली की याद आ गई कि बड़ी वाली ने भी झेला है। ऐसे फिर उन्होंने देवरानी के साथ जापे में वही किया जो मेरे साथ किया था। देवरानी को हुआ था लड़का। इतना फर्क था कि लड़का और लड़की में के लड़के को वो रख लेती थी थोड़ी बहुत देर, लेकिन मेरी बेटी को तो मैं ही रखती थी पूरी पूरी रात। बाकी कलेश वो ही किया उसके साथ। बस फर्क इतना था कि मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई कोर्ट कचहरी कुछ नहीं किया। उसके साथ जब वो कलेश हुआ कि कुछ नहीं है इसके पास, क्या लेके जा मतलब क्या लेके जाएगी हमारी लड़की, लेकिन उस टाइम पे मेरी देवरानी ने पुलिस बुला के कंप्लेंट दे के और लड़के को लेके चली गई। लड़के को लेके जाने के बाद अब इनको ये हो गया, इनको बेइज्जती की चिंता नहीं थी, इनको ये था कि लड़का हो गया हमारा, वारिस हो गया। ये 2-4 दिन के बाद जाके गलती मान के उसको ले आते हैं और वो कंप्लेंट वहीं पे दबा देते हैं कि भाई हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। देवरानी के कंप्लेंट करने के बाद मुझे भी ये हो गया था कि शायद अब कुछ दिन ये मतलब ना मेरे को परेशान करेंगे ना इसको करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। भले ही कंप्लेंट कर दी, अब कोई करे तो भी कितना दिन करे, इनका ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद सारी बताने जाऊं तो वही बात है, कई रातें खत्म ना हो। मेरा बेटा मेरे पेट में था जब मेरी सास ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मेरे को यहाँ पे फूट भी आई थी, मतलब होठ पे लगी थी और मैं बेहोश हो गई थी। केस बना मेरा, जो है सरकारी अस्पताल में मेरे को एमएलसी करवाया, तो उसमें मतलब सारा क्लियर हो गया था कि हाँ भाई मारा हुआ है। बस शुक्र भगवान का कि बच्चे में कोई दिक्कत नहीं आई। उस टाइम पे फिर जब मैंने कंप्लेंट की तो फिर से मेरी सास ने हाथ पैर जोड़ लिए वहां पे और फिर घर आ गए। अभी बताने में वो जा रही हूँ कि मेरा जो है, मतलब मैंने इतना कुछ सहन किया, ननद की मार, देवर की मार, ससुर की, सबकी मार खाई। हस्बैंड भी हाथ उठाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि इनकी तरह बात बात पे। पर हाँ ये था जब उठाते थे तो ऐसा उठाते थे कि जैसे पूरी सनक मेरे ऊपर निकाल देते, इतना मुंह सुजा देते थे मार मार के। उसके बाद बंटवारा हुआ, कोरोना टाइम था। उस टाइम पे हमें बच्चों को खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना भारी हो रहा था। तो आप सब जानते भाई कोरोना में क्या सभी की क्या कंडीशन थी। मुझे नहीं पता था देवर अचानक से बंटवारा मांग लेगा।
तो देवर भी इतने ही देवरानी के साथ कुल मिला के ठीक रहा था जब तक उसको लड़का नहीं हुआ। लड़का होने के बाद देवरानी के साथ देवर भी बदल गया और वो भी वही चीजें बर्दाश्त कर रही थी जो मैं, बस फर्क इतना है मैंने उन लोगों का किया बहुत है। उसको खाना बनाना तक नहीं आता था, उसने तब गालियां खाई। मुझे सब कुछ आता था, मैंने तब भी गालियां खाई और मार भी खाई। उसने मार नहीं खाई, बस इतना फर्क है, मैंने मार भी खाई, उसने मार भी नहीं खाई। और गालियां चल रही थी। फिर बंटवारा हो गया, देवर के हिस्से में बना बनाया आ गया और मेरे हिस्से में आ गया था टूटा हुआ। मैंने हाथ पैर जोड़े कि कोरोना टाइम निकल जाने दो, उसके बाद देख लेंगे। लेकिन देवर नहीं माना, बोला मुझे तो बंटवारा चाहिए तो चाहिए। मेरे हस्बैंड को कोई चिंता नहीं थी कि ये क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, अभी कहाँ से करेंगे। मेरे को थी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। मैं जानती थी कि भाई बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्कूल भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। उसको तो सिर्फ ये था कि लड़की मेरे ससुराल वालों की सोच ये है, मेरे हस्बैंड की भी, कि लड़कियां पराया धन है, लड़का अपना वंश आगे बढ़ाएगा, वो अपना धन है। तो उस टाइम पे बंटवारा जबरदस्ती करवाया। अभी मेरे हिस्से में आ गया था टूटा हुआ। कुछ किराए के थे आगे की तरफ और जो पीछे मतलब 6-7 कमरे बिल्कुल टूटे हुए। मैं सुबह जाती, रोती वहां पे खड़ी खड़ी अकेली, अपने बच्चों का हाथ पकड़ के जाती कि अब तो बंटवारा हो गया, अब मैं कहाँ जाऊं इनको लेके, क्या करूं। और बंटवारा भी ऐसा नहीं, पूरा कागजी कार्रवाई, मतलब कि एग्रीमेंट बनवा लिया था देवर ने कि इस तारीख को, इस दिन तुम लोग इस घर को छोड़ दोगे, खाली कर दोगे, नहीं तो हम सामान बाहर फेंक देंगे। अब वो टाइमिंग रखने के बाद तो दिन और जल्दी जल्दी जाते हैं। तो मेरे को ये रहता था कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। मैं दोनों बच्चों का हाथ पकड़ के जाके उस प्लॉट के सामने खड़ी हो जाती और मैं ये सोचती, अब क्या करूं, कहाँ से लाऊं इतना पैसा कि मैं घर बना लूं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। पहले तो मैं मेरे ससुर के जो प्रॉपर्टी के कागज है वो होते हैं जो, वो लेके मैं फरद वरद कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे मैंने। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कहीं बोलती थी भी तो भी बोलता था मैं क्या दिखाऊंगा, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, तो मैं ही जाती थी। घूमी फिरी कम से कम मैंने 1.5-2 महीने ऐसे ही घूम, कागजी कार्रवाई में निकाले, खर्चा भी किया, कागज बनवाए कि लोन हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। फिर अब ये हो गया था कि भाई अब तो और दिन नजदीक आ गए, अब तो बनाना ही पड़ेगा। मैं निकली, दोनों बच्चों को वहां मिट्टी में खेलने के लिए छोड़ देती थी और तोड़ा फोड़ी मैंने स्टार्ट कर दी, खुद से अपना घर तोड़ना स्टार्ट कर दिया। जो पुराने कमरे थे ना, वो इतनी दरारें थी, गाटर टुकड़ी सब लटके हुए थे। मैंने धीरे धीरे करके उनको हटाना शुरू कर दिया कि भाई मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ फोड़ करके ईंटें साफ कर लूं, ईंटें बचा लूंगी, तो ये है कि जो पुराने गाटर और टुकड़ी निकलेंगे, इन्हीं से 2 कमरे बना के हम रह लेंगे। मैंने स्टार्ट किया। उसी बीच मेरी दीदी जो है आई थी मुझसे मिलने के लिए। उन्होंने मेरे हालात देखे और बोली कि नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अगर मान लो दुख सुख पाके तो 2 कमरे बना भी लेगी तो आगे चल के तेरी बेटी है, बड़ी भी होगी, किराएदारों का माहौल है, कैसे चलेगा। वो घर आई, मैं फिर भी वहीं अपना लगी रही। घर आने के बाद भाई से बोली कि भाई ऐसे ऐसे, वो तो बहुत ज्यादा परेशान है, वो बताती नहीं है। मैं बताती नहीं थी कुछ भी। तो मेरे भाई ने मेरे पापा से बात की कि पापा लोन निकलवा लेते हैं आपकी पेंशन पे, उसको सहारा मिल जाएगा। पापा ने मना भी किया, कहीं ना कहीं मेरे पापा को अंदाजा था इनकी हरकतों का, मेरे पापा ने मना भी किया। लेकिन मेरे भाई के कहने से कि भाई पापा कल को कोई बात हो जाएगी तो फिर हमें पछतावा रहेगा, लोन निकलवा के दिया। लोन निकलवाने के बाद हमें हमें लोन दिया ही था, मतलब जैसे जो पैसे थे जो पैसे थे हमारे हाथ में गए, उसके 2-3 दिन बाद ही हमें पता चलता है मेरे पापा को कैंसर है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा झटका था, मतलब जैसे दुनिया लुट गई। 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। उसी 4 तारीख को हमें ये पता चलता है कि मेरे पापा को कैंसर है। उसके बाद अब कैंसर भी लास्ट स्टेज, जिसका कोई इलाज नहीं। देखो अगर इलाज होता है तो हम ये सोचे हम कुछ भी बेच के, कुछ भी करके अपना मतलब अपने बंदे को बचा लेंगे। लेकिन डॉक्टरों ने साफ साफ बोल दिया था कि कोई इलाज नहीं है, पूरे में फैल चुकी है, कोई इलाज नहीं है। उस टाइम पे घर बनने लग रहा था, धीरे धीरे करके पापा ने पैसे दे दिए थे लगभग सारे। और उस तरफ मकान बनने लग रहा। मैं मकान को अधूरा छोड़ के आई थी, मैं सिर्फ इसलिए आई थी, मुझे मेरे भाई ने बोला था पापा की थोड़ी तबीयत खराब है, तो एक बार मेरा ले जा। तो मैं आई, तो मुझे आने के बाद मेरे भाई ने यहीं पे बताया कि पापा को कैंसर है। हमारे होश उड़ गए।